नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज तक शायद अमेरिका को इतना बड़ा तमाचा नहीं पड़ा होगा और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेइज्जती शायद ही कभी हुई हो। अब आप ये सोचिए कि बड़े बड़े अमेरिका के अखबार क्या रिपोर्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखिए, ईरान के लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, वो लोग पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद पहुंचकर ये पता चलता है, और एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूं उस खबर का, जहां पर ईरान ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे कोई भी लोग, कोई भी डेलीगेशन ईरान से नहीं गया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। ईरान यूएस टॉक्स ऑन होल्ड, तेहरान मीडिया रूल्स आउट डेलीगेशंस ट्रैवल टू पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि सब वहां पहुंच गए और ईरान ये कह रहा है कि हमारे यहां से कोई भी नहीं गया है। क्या इससे बड़ा तमाचा अमेरिका के ऊपर हो सकता है? अब मैं जो खबरें बता रही हूं, जो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी है, उसका मैं ट्वीट आपको एक दिखाना चाहती हूं। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उस ट्वीट को प्ले करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है ये। देखिए ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी क्या लिखती है। रिपोर्ट्स ऑफ इरानियन नेगोशिएटिंग टीम एंटरिंग इस्लामाबाद आर फॉल्स। ये फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है। एज इन्फॉर्म्ड सोर्स स्टेटेड, claims by some media outlets that an Iranian negotiating delegation has arrived in Islamabad, Pakistan, to hold talks with US officials are completely false. Negotiations remain suspended until the United States upholds its commitments regarding the ceasefire in Lebanon and the Israeli regime stops its attacks. यानी कि लेबनान पर जो भारी बमबारी परसों हुई, जिसमें कि 200-250 से ज्यादा लोग मारे गए और काफी वहां पर नुकसान हुआ कुछ ही घंटों के अंदर, उसके बाद जो ये सीज फायर की जो डील्स थी उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया कि देखिए, आपने नेतन्याहू साइडलाइन फील कर रहे थे और उनको लगा कि ये सीज फायर की डील कैसे हो गई बिना हमें कंसल्ट किए हुए। और वो भी इस्लामाबाद इसको लेकर बड़ा लीड रोल प्ले कर रहा था, तो नेतन्याहू ने इस्लामाबाद को भी कंडेम किया। और आज ईरान ने भी ये कह दिया कि भाई, हमारा डेलीगेशन उसमें शामिल नहीं है। क्या ये ट्रंप के लिए एक बड़ा तमाचा है एक तरीके से? और अब ये जो पूरा संकट है ईरान युद्ध का, ये किधर को जाता हुआ नजर आ रहा है? इस समय हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है। प्रोफेसर मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि इससे बड़ी बेइज्जती क्या डोनाल्ड ट्रंप की इसके पहले कभी हुई होगी? सोचिए, उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भेज दिया, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, और ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचा ही नहीं। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आदी हैं ह्यूमिलिएशन के। वो इतने आगे तक पहुंचते नहीं जब तक वो अपने आप को कई दफा, जिसे कहते हैं, यू हैव टू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ मेनी टाइम्स बिफोर यू सक्सीड। तो मेरे ख्याल से नेगोशिएशन होगी, क्योंकि दोनों साइड चाहती हैं कि नेगोशिएशन हो। यानी अमेरिका भी त्रस्त है और ईरान भी। वो किस तरह से कि आप देखिए कि जब नेगोशिएशन और ये सीज फायर का डील अनाउंस हुआ, तो वो ट्रंप ने अनाउंस किया, ईरान ने नहीं। ट्रंप जल्दी में थे, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि वो 8 बजे रात के अमेरिका टाइम के हिसाब से धुआंधार कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर देंगे ईरान की, अगर डील नहीं हुआ। तो वो बड़ी जल्दी में थे। ठीक मेरे ख्याल से 1 घंटा 28 मिनट पहले डेडलाइन खत्म होने से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि नहीं, मैंने अपनी डेडलाइन 2 हफ्ते से बढ़ा दी है और सीज फायर भी हो गया है और नेगोशिएशन चलेंगे अगले 2 हफ्ते तक। तो क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब को 3 चीजें समझ में आ गई थी। पहली बात कि हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है, वो खोल नहीं सकते बगैर ग्राउंड ट्रूप्स के, और ग्राउंड ट्रूप्स ऐसे-वैसे नहीं, 5 लाख से 10 लाख ग्राउंड ट्रूप की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सिर्फ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, आप पूरा ईरान का जो तट है, साहिल है, वो खोलना पड़ता है। उसके लिए आपको पूरा इन्वेजन करनी पड़ती। आपको याद होगा कि इराक के इन्वेजन में 1.5 लाख अमेरिकन ट्रूप्स थे। ईरान इराक से 3 गुना ज़्यादा आबादी में और 5 गुना ज़्यादा साइज़ में। तो आप समझिए कि आपको चाहिए होंगे कम से कम 5 लाख से 8-9 लाख सिपाही। वो अमेरिका के पास है नहीं। तो उनको पता था कि ये खुल नहीं सकता ज़बरदस्ती। दूसरा, उनको पता था कि जितने दिन ये बंद रहेगा, तो तेल की कीमत बढ़ती रहेगी और स्टॉक मार्केट गिरता रहेगा।
ट्रंप अपनी जो सक्सेस है, अपनी कामयाबी, वो स्टॉक मार्केट को इंडिकेटर बना के चलते हैं। तीसरी बात, उनको ये पता है कि तेल की कीमत ऊपर जा रही है, अमेरिकन वोटर नाराज होगा, नवंबर में इलेक्शन है, वहां की पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस के। चौथी बात, उनको ये भी पता है कि उनका बेस उनसे छट रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि मार्जोरी टेलर ग्रीन और मेगन केली और टकर कार्लसन, ये सब जो वहां के बड़े पॉडकास्टर हैं, जो पहले ट्रंप को सपोर्ट करते थे, वो सब अब ट्रंप के खिलाफ हो गए। बल्कि ट्रंप कहने लगे हैं, आज उनका एक पोस्ट आया कि ये सब लो आईक्यू लोग हैं और ये नहीं समझते मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी लताड़ा, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो दूसरी तरफ है। ये पॉडकास्टर कह रहे हैं जंग बंद होनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है आपने बहुत जल्दी बंद कर दिया, आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए। वो भी सच बात है। तो उन्होंने कहा वॉल स्ट्रीट जर्नल सबसे बेकार पेपर है, उसका ओपिनियन बोर्ड जो है, एडिटोरियल बोर्ड, सबसे बुरा एडिटोरियल बोर्ड है दुनिया में। मतलब ट्रंप को पता है कि वो बहुत प्रेशर में आ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी डील करना है। अब उनकी भी कुछ रेड लाइन्स हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे हैं और हॉर्मूज़ पे हैं। पर हॉर्मूज़ पे भी वो डील करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने मंडे को, आपको याद होगा, कहा था कि किसी ने उनसे पूछा, रिपोर्टर ने, कि टोल बूथ लगा रहा है ईरान हॉर्मूज़ में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भी वहाँ टोल बूथ लगाएँगे, हम भी चार्ज करेंगे। यानी कि उनको इस पे कोई उसूली नाराज़गी नहीं है इस बात पे कि वहाँ पे टोल हो। वो बस चाहते हैं कि अमेरिका भी टोल ले वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से उनके पास काफ़ी एग्रीमेंट के मुद्दे हैं। ईरान भी चाहता है डील हो जाए, क्योंकि ईरान का भारी नुकसान हुआ है, लीडरशिप मारी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ है, इंडस्ट्रियल बेस डिस्ट्रॉय हुआ है। और उनको पता है कि अगले लेवल पे जो है वो पावर प्लांट्स अगर जाएँगे तो पानी भी चला जाएगा, क्योंकि बिजली जब जाती है तो पानी भी चला जाता है। तो वो भी चाहते हैं कि हो जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि ईरान में एक हार्ड लाइन जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। जो पुराने पॉलिटिकल लीडर्स थे और अ मौलाना थे, वो तो मर गए ज़्यादातर, उनके हाथ से ताकत चली गई है। वो चली गई आईआरजीसी, यानी आर्मी का ही एक डिवीज़न है, उसके हाथ में है। और आईआरजीसी में भी एक डिवीज़न है, उसके अंदर भी। जो ओल्डर लोग हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो डील करना चाहते हैं। जो यंगर लोग हैं, वो बहुत आक्रामक हैं, वो एग्रेसिव हैं, वो कह रहे हैं, नहीं, डील नहीं करनी है हमें। क्योंकि हमने जब भी डील करने की कोशिश की, हमारे ऊपर और हमले हुए हैं और खamenei रॉन्ग थे, हमें पहले भी अच्छा जवाब देना चाहिए था और कुछ हद तक वो सही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, कल आपने शायद देखा होगा, कि जंग का डिसीजन कैसे लिया ट्रंप ने। 3 वजहों से लिया ट्रंप ने ये डिसीजन। सारे उनका कैबिनेट इसके खिलाफ था। ज़्यादातर लोग खुल के बोल नहीं रहे, क्योंकि ट्रंप के सामने बोलना बेकार है, सिर्फ जेडी वैंस खुल के बोले। बट ट्रंप बड़े कीन थे, क्योंकि उनको नेतन्याहू और मोसाद ने ये चूरन बेच दिया था कि ईरान बहुत कमज़ोर है, 4 दिन में सरकार गिर जाएगी, आपको बड़ी आसानी से जीत मिल जाएगी। और ट्रंप जो है वो सिर्फ करप्ट नहीं, वो लालची भी हैं। उनको चाहिए जल्दी से कोई ऐसी जीत जिससे उनका विश्व में नाम और गौरव बढ़े और वो उनकी एक लेगेसी बन जाए, यानी कि लोग उनको दशकों तक याद करें। तो उन्होंने कहा, अरे यार, ये सही कह रहे हैं मोसाद और नेतन्याहू। हालाँकि पूरी सीआईए ने, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने उनको विपरीत एडवाइस दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सरकार गिरने नहीं वाली, ईरान हॉर्मूज़ बंद कर देगा, अब भी ताकतवर है और गल्फ कंट्रीज़ पे भी अटैक करेगा। पर ट्रंप ने बात सुनी नहीं। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ट्रंप जो हैं वो अ, उसमें आर्टिकल में एक चीज़ और थी कि ट्रंप का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि वेनेजुएला में बहुत आसानी से उन्होंने मदुरो को कैप्चर कर लिया। दूसरा, उन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा कुछ बुरा हो सकता है, ट्रंप ने जवाब दिया, कभी कुछ बुरा होता ही नहीं। देखो, कासिम सुलेमानी को मैंने मारा, कुछ हुआ? कोई जवाबी हमला हुआ? कोई मारे गए हमारे सिपाही? हमने फिर बॉम्बिंग की उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पे, वहाँ पे जून में 2025 में। अ, फिर भी कोई जवाबी हमला कोई ख़ास नहीं हुआ। हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। तो आईआरजीसी की जो यंगर जनरेशन है वो सही कह रही है कि क्योंकि ईरान ने उस वक़्त ताबड़तोड़ जवाब नहीं दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ट्रंप का। और उस वक़्त ही अगर हॉर्मूज़ बंद कर देते और उस वक़्त ही अगर मिसाइल दागना शुरू कर देते अमेरिकन्स पे, तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो वो कह रहे हैं यंगर जनरेशन की, नहीं, हमें लड़ना चाहिए। हमें लड़के ही जो रिलीफ मिला है, अभी ईरान का ऑयल जो है उसके ऊपर से सैंक्शंस हट गए हैं। अभी जो ईरान का ऑयल है वो बिक रहा है। बिल्कुल। हॉर्मूज़ पे भी उनका कंट्रोल हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि भई हमें क्या ज़रूरत है इस वक़्त डील करने की? वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर ये हमारे पावर प्लांट्स भी उड़ा देंगे, कों बात नहीं, उड़ा देने दो उनको।
हम डील कर लेंगे उसके साथ। जो ओल्डर जनरेशन है वो ये नहीं चाहती। नहीं, लेकिन इसका मतलब अब क्या करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प क्या बचा है? ये तो बिल्कुल साफ-साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती, साथ में अमेरिका की हार, कि भाई आप इतने एफर्ट्स आपने किए, चाहे इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर ली, लेकिन ईरान ने आपके सब किए कराए पर एक तरीके से पानी फेर दिया है। अब ये जो पूरा आपको लग रहा है कि ये जो 14 दिन का टाइम लिया उन्होंने कि ये बातचीत होगी, इस्लामाबाद क्या करेगा? आज तो इस्लामाबाद में ये बातचीत होने वाली थी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए भी तो ये बड़ी एक कठिन दौर है। हालांकि भारत आज बड़ा खुश हो रहा होगा इसको देखकर। हमने दोपहर में ही आज 12 बजे कार्यक्रम किया था कि आज हरदीप पुरी और जयशंकर को तो वेस्ट एशिया भेजा गया है, लेकिन ऐसे में आज किस तरीके की स्थिति अब यहां से दिखती है आपको? भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर हॉर्मूज बंद रहा, हॉर्मूज पिछले 40-45 दिन से बंद है। हिंदुस्तान के पास इतना तेल नहीं है कि हॉर्मूज अगर कुछ दिन और बंद रहा तो हमारे लिए भी इस वक्त स्पॉट मार्केट में, मैं फ्यूचर्स के मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, स्पॉट मार्केट में तेल की कीमत $145 है ब्रेंट की। जून डिलीवरी की $100 के करीब है। पर जून डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अप्रैल मई डिलीवरी। वो इस वक्त $145 पे पर बैरल। यही तेल $70 पे मिल रहा था इस जंग के शुरू होने से पहले, और अब तो मिलना भी मुश्किल है, मिल ही नहीं रहा। आप देखिए एलपीजी तो मिल ही नहीं रही, गैस आप खरीद ही नहीं सकते। तो हिंदुस्तान के लिए अगर ये और खिंची लड़ाई और दिन बंद रहा हॉर्मुज, तो आप दो चीजें समझिए। पहली बात तो जो भी टैंकर पहले निकले थे 1.5 महीने पहले, वो अब पहुंच चुके हैं अपने मंजिलों पे। उनके पीछे कोई और टैंकर नहीं है और नहीं रहेंगे अगले 1.5 महीने तक। बल्कि 1.5 महीने तो ट्रैवल टाइम है, उसके पीछे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो ऑयल के वेल्स और गैस के वेल्स बंद कर दिए, उनको ऑन करने में बहुत टाइम लगता है। उनको सील कर दिया गया, उनको खोलने में, फिर उनको फिर से चलाने में। और दूसरी बात ये, बहुत सारे ऑयल और गैस के जो वेल हैं और रिफाइनरीज हैं, वो खुद उड़ चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं। तो जब ये वेल्स फिर से खुलेंगे, तो भी पार्शियली खुलेंगे और खुलने में भी वक्त लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, तेल और गैस की अवेलेबिलिटी अगले 2-3 महीने तक नहीं होगी प्रॉपरली, और कीमतें बढ़ी रहेंगी कई महीनों तक। तो हिंदुस्तान में उसकी वजह से मंदी आएगी, तेल की कीमत बढ़ी रहेगी तो बेरोजगारी होगी, कुछ लोगों को तो खाने-पीने के लाले हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ से फर्टिलाइज़र भी आता था 30%, और बोआने का टाइम आ जाएगा, नई फसल बोने का टाइम आ जाएगा 2 महीने में। तो अगर ये नहीं होगा हमारे पास फर्टिलाइज़र, और 30% बहुत होता है, इसका मतलब है हमारी पैदावार गिर जाएगी, तो इसका मतलब है बहुत लोग भूखे सोएँगे। तो हिंदुस्तान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये कोलैप्स हो जाए। ये बेवकूफ़ हैं ये लोग जो इसकी खुशी मना रहे हैं। और ये पाकिस्तान का क्या नुकसान है? नहीं होगे तो नहीं होगी। उनका भी कोई नुकसान नहीं, मतलब उनका वही नुकसान है जो हिंदुस्तान का है। यानी वहाँ पे भी तेल की कीमत महँगी हो जाएगी और वहाँ पे भी भुखमरी होगी। पर ये नहीं कि कोई, अगर अगर ये दोनों नहीं कर रहे तो इसमें पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त नहीं जाएगी। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान को तो हमें साइड में कर देना चाहिए। हमें सोचना बिल्कुल। चाहिए कि ये डील क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। नहीं तो लेकिन अब ये पेच कहाँ फंसा है? क्या ये इतना साधारण है कि लेबनान पर जो अटैक हुआ और उसकी वजह से ईरान ने ये कह दिया कि भाई हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि लेबनान भी इस बात को, लेबनान के अटैक्स पर भी इजराइल मान जाए, और नेतन्याहू क्यों मानेंगे इस बात को? बिल्कुल सही। ये सिर्फ़ लेबनान की वज़ह से रुकी हुई है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वो करते रहेंगे अटैक तो ये डील नहीं आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए वो ये अटैक कर रहे हैं लेबनान में, इस डील को तोड़ने के लिए। वो नहीं, चाहते हैं लेकिन कि ईरान आज पूरी। आज मैं मॉर्निंग में कहीं पर पढ़ रही थी कि वो तैयार भी हो गए थे सीज फायर के लिए, लेकिन नेतन्याहू पे कितना विश्वास किया जाए? अगर नेतन्याहू सीज फायर की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि कोई शेर एक कहे कि नहीं भाई मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं वेजिटेरियन खाना ही खाऊंगा। तो उनकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए? तो नेतन्याहू के ऊपर अब ट्रंप की ओर से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ईरान जाने को तैयार नहीं है नेगोशिएशन में बगैर क्योंकि अगर वो लेबनान को छोड़ देंगे, हिजबुल्लाह को छोड़ देंगे ईरान, तो उनकी इज्जत तो जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह इस जंग में आया ही ईरान की वजह से। ईरान की ईरान ने वजह बोला से। शुरू करो तो हाँ। तो अब अगर ईरान ने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर ईरान की इज्जत भी जाएगी, आगे से कोई भरोसा भी नहीं करेगा, ना हूतीज ना हिजबुल्लाह। तीसरी बात है, वो शायद बचेंगे भी नहीं, शायद वो खत्म ही हो जाएंगे। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो ईरान के पास अगली जंग के लिए कोई लड़ने का साथी नहीं रहेगा। तो
3 वजहों से ईरान को ज़रूरी है उनका साथ देना, किसी हालत में ईरान नहीं उनको छोड़ सकता। इसीलिए उन्होंने कहा हम नहीं आएँगे नेगोशिएशन में और हॉर्मुज़ भी नहीं खोलेंगे। आप देखिए हॉर्मुज़ भी नहीं खुला पिछले 3 दिनों से, हालाँकि ये डील अनाउंस हो गई थी 2-3 दिन पहले ट्रम्प के साथ, पर हॉर्मुज़ खुला नहीं है। वही 2, 4, 5 टैंकर जैसे पहले जा रहे थे, वही जा रहे हैं दिन में। पहले तो 100 से ऊपर 100 से ऊपर जाते थे। तो ये ट्रम्प ने प्रेशर डाला है नेतन्याहू पे, नेतन्याहू आनाकानी कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से नेतन्याहू मानेंगे क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर वो नहीं जंग लड़ सकते और तभी नेगोशिएशन आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मेरा आखिरी 2 सवाल है आपसे कि कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये कहाँ पर आकर अटक गई है? क्या अब नेतन्याहू को प्रेशर में लेंगे अमेरिका और ईरान मिलकर, या फिर आपको लगता है कि कुछ और होगा? किस तरह से बनेगी स्थिति? मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है। ट्रम्प डायरेक्टली भी जेडी वैंस के थ्रू भी प्रेशर डलवा रहे हैं उनके ऊपर और कह रहे हैं कि तुम बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा खाना-पीना बंद कर दूँगा। और नेतन्याहू के ऊपर एक और प्रेशर है। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान के साथ जंग शुरू हो जाए फिर से और ईरान तबाह हो जाए। क्योंकि लोग उनके कंट्री में लोग कह रहे हैं, जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन कि तुमने तो कहा था ईरान तबाह हो जाएगा और हमारे पास फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा और रेजिम चेंज हो जाएगा या ईरान बिखर जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, रेजिम भी सर्वाइव कर गई, मिसाइलें भी हैं, दाग भी रहे मिसाइलें और उनका न्यूक्लियर भी उन्हीं के पास है। तो ना तो न्यूक्लियर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ना मिसाइल का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ना रेजिम गिरी। फिर उनके ऊपर एक और प्रेशर आ रहा है कि तुमने तो कहा था हिजबुल्लाह तबाह हो गया, 2024 में नसरुल्लाह को मार दिया और उनके पेजर से उड़ा के उनके सारे लीडर मार दिए, बॉम्ब कर दिया उनको। तो पर हिजबुल्लाह में तो अब भी इतनी ताकत है कि वो रॉकेट फेंक सकते हैं हमारी तरफ और अब भी तुम उनको खत्म नहीं कर पा रहे। अभी जो ग्राउंड इन्वेजन की इज़राइल ने उसमें 11 इज़राइली सिपाही मारे गए और हिजबुल्लाह भी रॉकेट मार रहे हैं। तो तुमने पहले कहा था और इस बार भी तुम खत्म नहीं कर पाए। पहले भी नहीं खत्म कर पाए 24 में और इस बार भी नहीं खत्म कर पाए और अब तुम समझौता कर रहे हो। तो नेतन्याहू दिखा रहे हैं कि नहीं, मैं ईरान में भी लड़ूंगा, इस डील को नहीं होने दूंगा और मैं हिजबुल्लाह को भी तबाह करूंगा और अपने पब्लिक को इसलिए भी दिखा रहे हैं, ऑपोजिशन को और मीडिया को, क्योंकि एक तो क्रिटिसिज्म आ रहा है, दूसरा इस साल इलेक्शन है नवंबर में इजराइल में, वो भी अंडर प्रेशर है। तो अगर नेतन्याहू को काबू में लाना है ट्रंप को तो बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, वरना नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपनी सियासत के लिए डील होने नहीं देंगे और लेबनान में भी सुलह होने नहीं देंगे हिजबुल्लाह पे भी। पर मेरे ख्याल से डाला जाएगा प्रेशर, डील होगी, एटलीस्ट टेम्पररी सीज़फायर होगा लेबनान में और फिर नेगोशिएशन शुरू होगी इस्लामाबाद में। वो चाहे कल सुबह हो या कल शाम हो या परसों हो। नहीं, तो आपको लग रहा है कि आना पड़ेगा इन लोगों को, और ये जो बातचीत जो इस्लामाबाद में हो रही है, इस्लामाबाद में ही होगी, हो सकता है 1-2 दिन के लिए और टल जाए ये बातचीत। बिल्कुल, मेरे ख्याल से दोनों साइड पे जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, बहुत जी। प्रेशर है। ट्रम्प के ऊपर भी बहुत प्रेशर है बेस से, इकोनॉमी से, ऑयल मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, फिर ये जो मागा का जो इन्फ्लुएंसर क्राउड है, तो ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर है और ट्रम्प को पता है कोई और ऑप्शन है नहीं, जंगी ऑप्शन है नहीं कोई बचा। तो उनको पता है कि डील होनी है। ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, काफ़ी हद तक तबाह हो गया, लीडरशिप मारी गई और उनको पता है कि आगे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ईरान को भी प्रेशर है, पर ईरान हॉर्मुज़ छोड़ेगा नहीं, चाहे नेगोशिएशन हो इस्लामाबाद में या ना हो। वो बिल्कुल, इस हॉर्मुज़ पे अपना हाथ रखेंगे, खोलेंगे शिप्स के लिए, पर कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे और कंट्रोल रखेंगे। इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल, से न्यूक्लियर पे क्या होगा? पता नहीं, न्यूक्लियर क्वेश्चन पे वो असली डील ब्रेकर जो जिसकी वज़ह से नेगोशिएशन टूट सकता है, वो न्यूक्लियर क्वेश्चन है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।